हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक का नाम स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण पुस्तक का छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका लेखक कृष्णकांत साहू जी है। इस पुस्तक का ये छठा पाठ है। यदि आपने इससे पहले के पाठ नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, पर्यावरण स्वास्थ्य विज्ञान ने जहां एक ओर विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, वहीं दूसरी ओर विनाश का भी। विज्ञान के ही परिणाम स्वरूप आज मानव इस लोक और परलोक की सुविधाएं भोगने में समर्थ हुआ है, परंतु दूसरी ओर यही विज्ञान मानव को प्रकृतिदत्त वरदानों से वंचित कर उसे विनाश के कगार पर पहुंचा रहा है। प्रकृति ने हमें वायु, जल, भूमि निःशुल्क प्रदान किए हैं। इन सभी को मिलाकर पर्यावरण कहते हैं, पर मानव इन सबको दृशित कर स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। पर्यावरण स्वास्थ्य की व्याख्या में जाने से पूर्व पहले इसकी सर्वमान्य परिभाषा जान लेना उचित होगा। विश्व स्वास्थ्य संघ WHO द्वारा आयोजित विशेषज्ञों की एक समिति ने 1985 में एक विषय पर जो विवरण प्रकाशित किया था, उसमें इसकी परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई है: एनवायरमेंटल सैनिटेशन मीन्स द कंट्रोल ऑफ ऑल दोज थिंग्स इन मैन्स सराउंडिंग which cause or may cause a bad effect on his development, his health and his length of life। अर्थात संपूर्ण परिवेश की सफाई का अर्थ है मनुष्य के आसपास की उन समस्त चीजों का नियंत्रण जो उसके विकास, स्वास्थ्य और वायु पर बुरा प्रभाव डालती हों या डोल सकती हों। उपर्युक्त समिति ने इसके अंतर्गत अग्रलिखित 8 चीजों के नियंत्रण की योजना उपस्थित की: 1. मलमूत्र, नालियां और कूड़ा करकट की सफाई का समुचित प्रबंध। 2. जल प्राप्ति के विभिन्न साधनों का समुचित प्रबंध जिससे शुद्ध व स्वच्छ जल प्राप्त हो सके। 3. गृह निर्माण संबंधी नियंत्रण जिससे भविष्य में केवल ऐसे ही घर बनाए जाएं जो स्वास्थ्यप्रद हों तथा जिनमें छूत की बीमारियों के फैलने की संभावनाएं कम हों। पृष्ठ 64, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। 4. दूध व अन्य खाद्य सामग्रियों की देखभाल। 5. व्यक्तिगत सफाई के लिए जन्नत की अभिरुचि और ज्ञान की अभिवृद्धि जिससे रोगों के शुरुआत की संभावनाएं कम हों। 6. ऐसे कीड़े मकोड़े, चूहे तथा अन्य छोटे मोटे जानवर और अन्य जीव जंतु जो मनुष्यों में बीमारी फैलाते हैं, उन पर नियंत्रण। 7. मनुष्यों के निवास स्थान और कारखानों का ऐसा प्रबंध कि उनके आसपास वातावरण शुद्ध रहे। इस बात की देखरेख करना कि बड़े बड़े कल कारखाने, लघु निर्माण शालाएं, उनमें काम करने वालों का निवास स्थान, सड़क, शौचालय, नालियां तथा उनके आसपास का वातावरण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से निर्दोष हो। अब हम ग्राम और कस्बों की स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में सुधार की आवश्यकता पर विचार करेंगे। बम एवं कल्चों की स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में सुधार की आवश्यकता। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जहां न तो शिक्षा के उचित साधन हैं और न ही आधुनिकतम सुविधाएं। वे लोग आज भी काफी पिछड़े हैं और परंपरानुसार अपना जीवन यापन करते हैं। ग्राम एवं कस्बों की स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में सुधार हेतु सर्वप्रथम उनका सर्वे करना आवश्यक है। हम जिस ग्राम या कस्बे में सुधार करना चाहते हैं वह ग्राम शहर से कितनी दूर है, वहां पक्की सड़कें, विद्युत, चिकित्सालय, विद्यालय आदि हैं या नहीं, तथा उस ग्राम या कस्बे के लोगों की आदतों, परंपराओं और स्वास्थ्य संबंधी वर्तमान व्यवस्था क्या है का पता करके ही भावी योजना का निर्माण करना चाहिए। साथ ही यह स्मरण रखना चाहिए कि एक ही ग्राम या कस्बे की योजना सभी गांवों या कस्बों के लिए एक समान नहीं हो सकती, क्योंकि हर ग्राम का सामाजिक स्तर और उसकी मान्यताएं अलग अलग हुआ करती हैं। यदि कोई गांव शहर से काफी दूर और पिछड़ा हुआ है तो वहां के निवासियों को शिक्षित करना हमारी प्राथमिक आवश्यकता होगी। ग्राम व कस्बों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं: 1. मलमूत्रादि और कूड़े करकट का निराकरण। 2. पीने के पानी का सुप्रबंध। 3. भोजन संबंधी सफाई। 4. गृह प्रबंध। पृष्ठ 65, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। 5. कीड़े मकोड़ों पर नियंत्रण। 6. मृत पशुओं का निराकरण। 65, 7 ग्राम समिति। स्वास्थ्य शिक्षा। 1. मलमूत्रादि और क्रीडेकस्ट का गिराकरण। देहात के 98% परिवारों में निजी पाखाने का प्रबंध नहीं होता और लोग खुली जगह में मल त्याग करते हैं। इसके लिए आमतौर से तालाब या नदी का किनारा या आम के बगीचे को चुना जाता है। इन स्थानों का तापमान व नमी हुकवर्म के लार्वों को जीवित रखने व बढ़ाने के लिए उपयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त गोबर का ढेर मकान के पास ही कर दिया जाता है, जिससे मक्खियों को अपना वंश विस्तार करने में सुविधा होती है। घर का कूड़ा करकट भी आम रास्तों में फेंक दिया जाता है, जिससे धूल के कण और कीटाणु पानी, भोजन और हवा को दूषित करते हैं। अतः मल मूत्र तथा गंदगी का निराकरण ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए सर्वप्रमुख आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों में गांवों के लिए बोरहोल, बोहॉल, ठनाग्राम, ओशाग्रान और सेफ्टी टैंक पाखाने उपयुक्त हैं। घर का कूड़ा करकट और गाय बैल घोड़े का मूत्र वगैरह के निराकरण के लिए कंपोस्टिंग सबसे अच्छा आधुनिक तरीका है।
2 पीने के पानी का सुप्रबंध। अधिकांश गांवों में पीने के पानी की पूर्ति छिछले तालाब, खुले कुएं और नदियों के जल से की जाती है। इनका पानी आसानी से गंदा व दूषित हो जाता है, जिससे हैजा, पेचिश, मियादी बुखार आदि फैलने का भय रहता है। देहातों में जल आपूर्ति का उपयुक्त तरीका सुरक्षित कुएं और नलकूप हैं। और भोजन संबंधी सफाई, समुचित स्वास्थ्य शिक्षा के अभाव में ग्रामवासी खाने पीने की चीजों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे उन पर धूल के कण और मक्खियां बैठकर उन्हें दूषित कर देते हैं। कभी कभी कुत्ता बिल्ली भी उन्हें उठाकर दूषित कर देते हैं। खाने पीने की चीजों को ढककर रखना चाहिए और उन्हें आवश्यकता के समय ही हाथ लगाना चाहिए। गृह प्रबंध। गांवों में गृह निर्माण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होती। अधिकांश घरों में खिड़कियों, रोशनदान तथा नालियों का अभाव होता है। रसोई घर से धूल निकलने का भी कोई प्रबंध नहीं होता, जिससे पर व आसपास का वातावरण दूषित रहता है। देहातों में स्वास्थ्यकर घरों के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पृष्ठ 66। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। 1. घर को गोबर के घोल से नहीं लीपना चाहिए। 2. रसोई घर को सोने या पशु बांधने के रूप में काम में नहीं से चाहिए। 3. हर कमरे में कम से कम 2 खिड़कियां होनी चाहिए। 4. कूड़ा करकट व गोबर ठीक प्रकार से इकट्ठे किए जाने चाहिए। 5. नालियों का समुचित प्रबंध होना चाहिए। कीड़े मकोड़े पर नियंत्रण। मक्खी, मच्छर, चूहों आदि से अनेक रोगों के फैलने की संभावना रहती है। मच्छर मलेरिया और चूहे प्लेग रोग के कीटाणुओं के वाहक हैं। अतः आवश्यक है कि इन कीटों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रभावशाली रसायनों का उपयोग किया जाए। मृत पशुओं का निराकरण। देखा गया है कि गांवों में मृत पशुओं को किसी स्थान विशेष पर फेंकने के बजाय यूं ही छोड़ दिया जाता है, जिससे वातावरण दूषित व दुर्गंधयुक्त हो जाता है। अतः मृत पशुओं को फेंकने का स्थान गांव से बाहर होना चाहिए। ग्राम समिति। गांवों में पर्यावरण स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक ग्राम समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसमें उत्साही व कर्मठ युवकों को आगे आकर स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था को बनाने में सहयोग करना चाहिए। इसमें ग्राम के मुखिया, डिस्पेंसरी व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा। ग्रामीण बालकों, युवकों व स्त्रियों की शिक्षा के लिए विद्यालय और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र होने चाहिए। इनको स्लाइड्स, लघु फिल्मों व पोस्टरों आदि के सहयोग के विषय में शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि जब तक ग्रामीणों का इस कार्य में सहयोग नहीं मिलेगा तब तक स्वास्थ्य संबंधी कोई भी योजना न तो आरंभ ही हो सकती है और न ही वह सफल हो पाएगी। ग्राम व कस्बों के लिए सफाई संबंधी कार्यक्रम बनाते समय कुछ विचारणीय बातें निम्नलिखित हैं। 1. गांवों में कार्य करने वाले कार्यकर्ता योग्य तथा अनुभवी हों और उन्हें समुचित वेतन दिया जाए। 2. कार्य आरंभ करने से पूर्व ग्राम या कस्बे की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करा लेना चाहिए। 3. किसी भी तरह के कार्यक्रम की योजना बनाते समय यदि अन्य विभाग या व्यक्तियों से भी परामर्श लेना अपेक्षित हो तो उसे लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम उपयोगी व ठोस होना चाहिए। दिखावटी व छिछले आयोजन से कोई लाभ होने वाला नहीं है। पृष्ठ 67। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। 4. सभी विभागों को परस्पर मिलकर सहयोग की भावना से कार्य करना चाहिए। 5. जनता को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। 6. आवश्यकता पड़ने पर सरकार का भी सहयोग लिया जा सकता है। कार्यकर्ताओं को सदा ख्याल रखना चाहिए कि उनका कार्य जनता का पथ प्रदर्शन करना है, उन्हें हाँकना नहीं है। मानवीय अवशिष्टों को हटाने के लिए अद्यतन विधियां त्वचा, मुख, ओंठ और गुदा से निकलने वाले अवशिष्टों, पीना, कफ, थूक और मल मूत्र को ही मानवीय अवशिष्ट कहा जाता है। पसीना, कफ व थूक आदि के निस्तारण का समुचित स्थान स्नानागार है। नहाने धोने से पसीना पानी के साथ बह जाता है। नाक व गला घर के किसी अन्य स्थान पर साफ न करके स्नानागार में ही साफ किया जाना चाहिए। परंतु मल मूत्र के निष्कासन के प्रश्न का समाधान इतना सरल नहीं है। यह एक जटिल और गंभीर समस्या है। लगभग 30-40 वर्ष पहले सभी जगह, परंतु ग्राम व कस्बों में बहुधा अब भी लोग मलमूत्र त्यागने के लिए घर के बाहर खुले में जाते हैं। ये प्रथा न तो उचित है और न वर्तमान में नगरों के लिए यह संभव ही है। मलमूत्र संवाहन की सुव्यवस्था के अभाव में हैजा, टाइफाइड, पेचिश जैसे अनेक रोग कई जाते हैं। इन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के मल पर बैठकर मक्खियां रोगों के जीवाणुओं को भोज्य पदार्थों के द्वारा स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट कर देती हैं। इन सब से बचने के लिए प्रत्येक घर में अच्छे शौचालय का होना अनिवार्य है। एक अच्छे शौचालय में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। 1. शौचालय इस प्रकार का हो जिसमें मल मूत्र न तो दिखाई दे और न ही उसकी दुर्गंध फैले। 2. शौचालय के निकट की भूमि अथवा जल के दूषित होने की जरा भी संभावना न हो। 3. मल मूत्र पर मक्खियां न बैठें। 4. सस्ता शौचालय बनाने की व्यवस्था हो जिससे गरीब व ग्रामीण व्यक्ति भी सरलता से शौचालय का निर्माण करा सके। मल निकास की विधि। वर्तमान में मल निकास की 2 विधियां प्रचलित हैं। 1. शुष्क विधि और 2. जल संवहन विधि। हमारे देश में अधिकांश कस्बों व नगरों में शुष्क विधि का ही प्रचलन है, क्योंकि जल संवहन विधि में जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है।
बड़े बड़े नगरों में जहां जल की पर्याप्त व्यवस्था होती है वहां जल संवहन विधि को अपनाया जाता है। पृष्ठ 68 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण 1 शुष्क विधि। इस विधि में मनुष्य का मल मूत्र शरम द्वारा संग्रहित कर निस्तारण हेतु नगर से बाहर ले जाया नहाता है। प्रारंभ में इस विधि का प्रयोग संपूर्ण विश्व में होता था, परंतु अब अधिकांश देशों में जल संवहन विधि को अपना लिया गया है। शिक्षा के प्रचार प्रसार तथा स्वास्थ्य ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ हमारे देश में भी जल संवहन विधि को अपनाया जा रहा है, परंतु गांवों तथा कस्बों में अभी भी शुष्क विधि से ही मलमूत्र का संग्रह किया जाता है। शुष्क विधि से मलमूत्र संग्रह करने हेतु हमारे देश में विभिन्न प्रकार के शौचालय बनाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। बाल्टी वाले शौचालय। इस विधि के शौचालय में एक खोखला मंतज होता है जिसमें एक छिद्र से होकर मल नीचे फर्श पर एकत्रित होता रहता है। अधिकांश शौचालयों में मल एकत्रीकरण के लिए कोई पात्र नहीं होता, कहीं कहीं मल को सुविधापूर्वक उठाने के लिए बाल्टी लगा दी जाती है। कमोड वाले शौचालय। पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित लोग कमोड वाले शौचालयों का उपयोग करते हैं। ये कुर्सी की तरह का बना होता है। इसमें बैठने के लिए लकड़ी की एक सीट होती है जिसमें से मल निकलने के लिए एक छिद्र होता है। ई के नीचे मल एकत्रित करने हेतु एक पात्र लगा होता है। छिद्र के ऊपर एक ढक्कन भी होता है जिसे प्रयोग करने से पहले खोला व प्रयोग के बाद बंद किया जा सकता है। उपर्युक्त दोनों ही प्रकार के शौचालयों में मेहतर की सेवाओं की नितांत आवश्यकता होती है। वे ही मल को एकत्रित कर उसे गांव या नगर से बाहर ले जाने का कार्य करते हैं। संडास विधि। उपर्युक्त शौचालयों के अतिरिक्त कहीं कहीं संडास विधि को भी उपयोग में लाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत जमीन में एक गहरा गजला खोद लिया जाता है और गड्ढे से मल का निष्कासन नहीं किया जाता, वह उसी में पड़ा सड़ता रहता है। इस विधि के प्रयोग में मेहतरों की सेवाओं की अधिक आवश्यकता नहीं होती। शुष्क विधि से एकत्रित मल मूत्र का अंतिम निस्तारण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। जलाकर। हमारे देश में अभी यह विधि अधिक प्रचलन में नहीं है क्योंकि यह विधि अत्यधिक व्ययसाध्य है। इस विधि में मल को कूड़े के साथ मिलाकर या पृथक से जलाया जाता है। मल को जलाने वाली भट्टी बंद प्रकार की होनी चाहिए जिससे इसके धुएं से वायु के दूषित होने का भय नहीं रहे। 2 गड्ढे में दाबकर इस विधि में खंदक या गड्ढे खोदकर मल को दबाया जाता है। इस विधि का प्रयोग उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक किया जाता है। गहले खोदने का स्थान नगर से बाहर होना चाहिए। यह विधि सरल है परंतु इस विधि में अधिकांश। पृष्ठ 69 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। लोग गड्ढे को विधिपूर्वक नहीं भरते जिसके कारण दुर्गंध फैलती है तथा मक्खियां पनपती हैं। और द बनाकर इस विधि में भी मल मूत्र को खंदक में डाला जाता है, पर डालने की प्रक्रिया भिन्न होती है। इस विधि में सर्वप्रथम तले में 6 इंच मोटी कूड़े की तह बिछा दी जाती है। उसके ऊपर मल मूत्र की 2 इंच मोटी तह डाली जाती है। इसी क्रम से कूड़ा व मल तब तक क्रमशः भरते जाते हैं जब तक कि खंदक पूरी तरह से भर नहीं जाती है। सबसे ऊपरी तह में 1 इंच मोटी कूड़े की तह बिछाते हैं और उसके ऊपर 2 इंच मोटी मिट्टी की तह बिछाई जाती है। ऐसा करने से दुर्गंध व मक्खियां नहीं फैल पाती तथा नमी भी बनी रहती है। इस विधि से 4 से 6 महीने में उत्तम खाद तैयार हो जाती है। 2 जल संवहन विधि। मल मूत्र के निकास की यह सर्वोत्तम विधि है। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मेहतरों द्वारा मल वाहन का घृष्णास्पद कार्य नहीं कराया जाता। इस विधि में मल मूत्र पोसलीन की बंद नालियों से जल द्वारा बहाकर बड़े बड़े मल बम्बों तक पहुंचाया जाता है। ये बम्बे ढलवा लोहे के बने होते हैं। इनके माध्यम से मल मूत्र नगर के बड़े नालों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसमें दुर्गंध, गंदगी तथा मक्खियां फैलने का भय नहीं रहता। जल संवहन पद्धति में प्रयुक्त शौचालयों के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक शौच सीट तथा पात्र। 2 जल द्वारा संवहन। शौच सीट तथा पात्र भी 2 प्रकार के होते हैं। एक को भारतीय शैली का और दूसरे को पाश्चात्य शैली का कहते हैं। भारतीय शैली के शौच पात्र पर कूच मारकर बैठने की व्यवस्था होती है, जबकि पाश्चात्य पद्धति के शौच पात्र की सीट ऊंची होती है और उस पर कुर्सी की तरह बैठा जाता है। जल प्रवाह उपकरण में जल डालना होता है जिसमें वह मल को बहाकर बम्बे में ले जाता है। इस विधि में जल की विशेष आवश्यकता होती है, अतः शौचालयों की टंकी को पानी देने के लिए एक बड़ी टंकी मकान की छत पर जल संग्रह हेतु रख दी जाती है। जिन स्थानों पर जल संवहन के लिए उचित सार्वजनिक व्यवस्था नहीं होती वहां एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर पक्की ईंटें और सीमेंट से सेफ्टी टैंक बनाया जाता है। ये 3 भागों में बंट होता है। शौचगृह से मल मूत्र को बंद नालियों हवारा पहले भाग में भरने दिया जाता है। जब ये भाग भर जाता है तो इसके ऊपर का जल दूसरे भाग में आ जाता है और ठोस पदार्थ पहले ही भाग में नीचे बैठ जाता है। दूसरा भाग भर जाने पर जल तीसरे भाग में पहुंच जाता है जो अपेक्षाकृत साफ होता है। सेफ्टी टैंक के पहले व दूसरे भाग को समय समय पर साफ कराते रहना चाहिए। पृष्ठ 70 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। जल संवहन विधि में मल का अंतिम विसरण। इस विधि में संपूर्ण नगर के मल मूत्र को बम्बों द्वारा किसी नाले, नदी या समुद्र में प्रवाहित करा दिया जाता है।
विदेशों में बम्बों के गंदे जल को पुनः साफ किया जाने लगा है तथा प्रकाश व जलाने के लिए गैसें बनाई जाने लगी हैं। 70 उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि मानवीय अवशिष्टों को हटने के लिए कौन कौन सी विधि को काम में लाया जाता है। मल मूत्र के निस्तारण के लिए कोई भी विधि क्यों न अपनाई जाए, किंतु यह महत्वपूर्ण तथ्य सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उससे गंदगी, हुर्द, मक्खी, कोटाणु आदि अलने न पाएं। ऐसी स्थिति में ही व्यक्ति स्वस्थ व सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। वायु, भूमि एवं पेयजल का रखरखाव। वायु की उपयोगिता। वायु सभी जीवधारियों के प्राणों का मूलाधार है। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए सभी प्राणियों को अन्न तथा जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वायु भी एक आवश्यक पदार्थ है। अन्न व जल के अभाव में व्यक्ति फिर भी कुछ समय तक जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना कोई भी प्राणी 4 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकता। वायु न केवल हमारे जीवन के लिए वरन आग, रोशनी और वनस्पति के लिए भी परम आवश्यक पदार्थ है। यदि हमें हवा नहीं मिले तो हमारे शरीर का रक्त अशुद्ध रह जाएगा और शरीर के विभिन्न अंगों को शक्ति तथा ताप नहीं मिलेगा। परिणाम स्वरूप कई रोग जैसे चेचक, छोटी माता, खसरा, क्षय, डिस्थीरिया आदि हो जाएंगे। अतः स्वच्छ हवा सभी जीवधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। वायु का संगठन। वायु अपने शुद्ध रूप में गंध, रंग व स्वादरहित होती है। इसमें वजन होता है तथा फैलने व सिकुड़ने की शक्ति भी होती है। वायु कई गैसों का एक यौगिक मिश्रण है। वायु में इन विभिन्न गैसों का प्रतिशत विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। सामान्यतः शुद्ध वायु में इनका मिश्रण निम्नानुसार होता है: ऑक्सीजन 20.94%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 से 0.4%, ओजोन प्रतिशत 0.02, हाइड्रोजन आदि प्रतिशत 1.01। इनके अतिरिक्त वायु में अमोनिया, जलवाष्प, धूल के कण, जीवाणु आदि भी रहते हैं, जिनका प्रतिशत स्थान स्थान पर बदलता रहता है। पृष्ठ 71 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। वायु की अशुद्धियां। सामान्यतः वायु में अशुद्धियां नहीं होती, क्योंकि गैसों में विसरण का गुण होता है। वह वायु जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, शुद्ध वायु कहलाती है, तथा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम होती है, उसे अशुद्ध वायु कहते हैं। अशुद्ध वायु निर्बलता और सुस्ती पैदा करती है। सिर दर्द होना, चक्कर आना, जी मिचलाना, कह होना, भूख की कमी आदि बीमारियां अशुद्ध हवा के कारण ही उत्पन्न होती हैं। बीमारी व मृत्यु दर बढ़ाने में अशुद्ध वायु का बहुत बड़ा हाथ रहता है। वायु में अशुद्धता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है: 2. जलने की क्रिया 1, श्वसन क्रिया 4, धूल के कण 3, जैवीय पदार्थों का विघटन 5, रोगाणुओं की उपस्थिति। हावसब किया। सामान्यतः एक आदमी 1 मिनट में 19 बार श्वास लेता है और हर श्वास में 360 घन सेंटीमीटर वायु निकलती है। उच्छ्वास द्वारा निकली वायु में शुद्ध ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है और लगभग उतनी ही 4.37% ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। श्वास लेते समय फेफड़े के अंदर उपस्थित अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन ग्रहण करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ रहता है जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता रहता है। इस प्रकार श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और वह अशुद्ध हो जाता है। और जलने की क्रिया कोयला, लकड़ी, तेल, मोमबत्ती आदि पदार्थ भी जलने की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में छोड़ते हैं, जिससे वायु अशुद्ध होती है। जैवीय पदार्थों का विघटन मृत शरीर, वनस्पति पदार्थ आदि सड़ने पर दुर्गंध देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम, हाइड्रोजन आदि विषैली गैसें उत्पन्न करते हैं। वायु में इस प्रकार की गैसों की उपस्थिति के कारण भोज्य पदार्थ जल्द ही सड़ जाते हैं। धूल के कण तो वायु में प्रायः देखने को मिलते हैं। औद्योगिक शस्त्रों में ये और भी अधिक होते हैं। ये बहुधा सिलिका, एल्यूमिनियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोराइड आदि के बने रहते हैं। सूती, लिनन, ऊनी धागों के टुकड़े, कोयले के कण भी वायु में मिलकर उसे दूषित बनाते हैं और श्वास के साथ शरीर में पहुंचकर नाक व गले में खराश व अन्य रोग उत्पन्न करते हैं। पृष्ठ 72 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। 5 रोगाणुओं की उपस्थिति। टीबी, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा आदि रोगों के रोगाणु वायु द्वारा ही स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर उन्हें रोगी बना देते हैं। अशुद्ध वायु के कुप्रभावों के कारण वायु की उपयुक्त अशुद्धियों मनुष्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती हैं। वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि घुटन या बेचैनी का कारण वायु का रासायनिक मिश्रण न होकर वातावरण की निम्नलिखित भौतिक दशाएं होती हैं। 2 अत्यधिक आर्द्रता 1, उच्च तापमान 3, वायु में गति का अभाव 4, संक्रमणकारक रोगाणुओं की उपस्थिति। अतः वायु की शुद्धता के लिए आसपास के वातावरण को उपर्युक्त दोषों से मुक्त रखना आवश्यक है, जिससे कि मानव शरीर का तापमान सदैव औसत बना रहे और वह सरलता से अपने चर्म के संपर्क में आने वाली वायु को गर्म कर सके। सामान्यतः मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट और कमरों का ताप 55 डिग्री से 59 डिग्री फ़ होता है। इस प्रकार शरीर अपने आसपास की वायु से अधिक गर्म होता है और वह सरलता से आसपास की वायु को गर्म करके सामान्य बनाए रखता है। यदि कमरे का ताप अधिक होगा तो वह बेचैनी अनुभव करने लगेगा।
यदि कमरे में अत्यधिक नमी होगी तो चर्म के ऊपर से पसीना सूख नहीं पाएगा और शरीर से बहुत कम गर्मी निकलेगी। वायु में गति का अभाव होने के कारण भी पसीने का वाष्पीकरण नहीं हो पाता। परिणामतः हमें बेचैनी अनुभव होती है। इसी प्रकार रोगाणुओं की उपस्थिति के कारण भी अनेक प्रकार के चर्म रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वायु की शुद्धता के उपाय। अशुद्ध वायु के कारण अनेक प्रकार के रोग फैलने की आशंका बनी रहती है। अतः स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध वायु का होना परम आवश्यक है। इस दृष्टि से प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शुभ चिंतक है। वर्षा, आंधी, सूर्य के प्रकाश से वायुमंडल स्वतः शुद्ध होता रहता है, परंतु वर्तमान में वनों की अनियमित कटाई के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। साथ ही नगरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, रासायनिक कारखाने तथा भारी वाहनों के आवागमन के कारण वायु दूषित हो जाती है। आज नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के संयुग्म से निर्मित फोटोकेमिकल ने प्रकृति को कंबल की तरह ढक लिया है। परिणामस्वरूप सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं एवं पृथ्वी से उठने वाली जहरीली गैसें वसुआओं पर नहीं जा पाता है। ये सब मिलकर वातावरण में हानिकारक पदार्थों को जन्म देते हैं, मनुष्य को शुद्ध हवा से वंचित रखते हैं। बढ़ता हुआ कैंसर इसी का परिणाम है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण पुस्तक का आगे का पाठ देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।